हेलो गाइस, आज अपन 12th के टफेस्ट टॉपिक यानी कि जेनेटिक्स में प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करने जाएंगे। आज की वीडियो केवल अपन पार्ट 1 डील करेंगे और पार्ट 2 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हेरिडिटी की। हेरिडिटी क्या होता है? ये ट्रांसमिशन होता है या ट्रांसफर होता है कुछ कैरेक्टर्स का। जैसे अपने पेरेंट्स अपने को आई कलर मिलता है, स्किन कलर मिलता है, तो उन कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, यानी कि वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन की ओर ये ट्रांसफर होता है। वेरिएशंस क्या होते हैं? वेरिएशन यानी कि अपन अपने पेरेंट्स यानी अपने पापा मम्मी से अपना जो चेहरा रहता है वो ना मिलता हुआ कभी भी नहीं रहता है। तो द डिग्री बाय विच एन ऑफस्प्रिंग डिफर्स फ्रॉम द पेरेंट्स इन ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर, इसको अपन वेरिएशंस बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म सोर्स क्या होता है वेरिएशन का? तो ये क्रॉसिंग ओवर के थ्रू होता है अपना वेरिएशन, जो कि पैकेटिंग स्टेज ऑफ द प्रोफेज के अंदर होता है वेरिएशंस। तो जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशंस। तो जेनेटिक्स टर्म किसने दी थी? ये दी थी विलियम बैटसन ने। फादर ऑफ द जेनेटिक्स कौन है? ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। इनकी तो बहुत अच्छी स्टोरी है, इन्होंने बहुत जेनेटिक्स के अंदर काम करा है, इस वजह से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? ये है बैटसन। और फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? ये थॉमस हंट मॉर्गन है। इन्होंने जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करे, इस वजह से इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं। तो अपन ने जेनेटिक्स को 3 इरास में डिवाइड कर रखा है, यानी मेंडल ने बहुत ज़्यादा काम कर रखा है। तो मेंडेलियन एरा, और मेंडल के पहले जो एरा थी उसको प्री मेंडेलियन एरा बोलते हैं, और जो मेंडल के बाद जो एरा आई है उसको पोस्ट मेंडेलियन एरा बोलते हैं। तो प्री मेंडेलियन एरा में क्या हुआ था? ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस पे ज़्यादा फोकस करती थी। यानी इन्होंने क्या बोला इनकी थ्योरीज में, यानी कि जो कैरेक्टर्स रहते हैं दोनों के पेरेंट्स के, वो मिक्स होंगे या फिर ब्लेंड होंगे ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन टू द ऑफस्प्रिंग। तो अब पोस्ट मेंडेलियन एरा में जो थ्योरीज आई थी इनको अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ लें। तो सबसे पहले थ्योरी थी अपनी मोस्ट वेपर थ्योरी, जो कि पाइथागोरस ने दी थी। इन्होंने क्या बोला था? जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं ये एक वेपर रिलीज करते हैं, ये वेपर आपस में कॉइटस करते हैं और एग्रीगेट होके न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि ऐसा पॉसिबल था ही नहीं, आज के वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं लगता, बट पहले ये स्टोरीज बहुत मानी जाती थी, ये थ्योरी बहुत कंसिडर की जाती थी। तो दूसरी थ्योरी अपनी फ्लूइड थ्योरी, ये दी थी अपनी एम्पेडेट्स ने। इन्होंने क्या बोला था? बॉडी पार्ट रिलीज करते हैं कुछ फ्लूइड्स को, ये आपस में कॉइटस करते हैं और फॉर्म करते हैं न्यू इंडिविजुअल का। फिर रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, वो दी थी अपनी एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल एक बहुत नामी साइंटिस्ट थे, यानी फिलोसोफर थे ये ग्रीक के। तो इन्होंने क्या बोला? जो मेल रहता है वो प्योर रिप्रोडक्टिव ब्लड रहता है उनके अंदर, और फीमेल रहता है उनके अंदर इम्प्योर रिप्रोडक्टिव ब्लड रहता है। ये आपस में फ्यूज होते हैं और फर्टिलाइज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जिस कारण अपना न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। फिर चौथी थ्योरी आई थी अपनी थ्योरी ऑफ द प्री फॉर्मेशन, ये था हम्यूंकल्स। तो ये दी थी अपने स्वेमर साइंटिस्ट ने। तो इन्होंने क्या बोला था? एक मिनिएचर फॉर्म रहता है अपने एम्ब्रियो के अंदर, ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ गैमेट। तो ये आपस में जो स्पर्मेटिड्स रहते हैं और ओविड्स रहते हैं, ये अपना हम्यूंकल्स रहते हैं जो कि प्रेजेंट रहते हैं स्पर्म्स के अंदर, जो स्पर्मेटिड्स रहते हैं, और जो ओविसेस रहते हैं ये अपने हम्यूंकल्स रहते हैं जो कि प्रेजेंट रहते हैं ओवम के अंदर। यानी ये ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं अपनी बॉडी के अंदर, बट ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। फिर पार्टिकुलेट थ्योरी जो कि दी थी मैरे पैस्टर्स ने, जो कि इसी थ्योरी पे बेस्ड है, प्री फॉर्मेशन वाली थ्योरी पे बेस्ड है। फिर 6th थ्योरी जो आई थी वो थी थ्योरी ऑफ द पैनजेनेसिस। इन्होंने ये दी थी अपनी चार्ल्स डार्विन साइंटिस्ट ने। इन्होंने क्या बोला था? ईच बॉडी सेल के अंदर कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं जिनको अपन पैनजेनेसिस या जेमिक्यूल्स बोलते हैं। ये आपस में माइग्रेट करते हैं वाया ब्लड और गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनते हैं और एम्ब्रियो से फाइनली न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। फिर आई थी अपनी थ्योरी ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्म, जो कि दी थी ए वीजमैन ने। तो इन्होंने क्या बोला था? जो सोमेटिक प्लाज्म रहते हैं या फिर जो जर्म प्लाज्म रहते हैं वही केवल इनहेरिट होते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ना कि सोमेटिक प्लाज्म। तो जो सोमेटिक प्लाज्म रहते हैं ये अपने सोमेटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो कि ट्रांसफर नहीं होते हैं, और जर्म प्लाज्म रहते हैं ये अपने गैमेट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो अब ये अपन ने सारी थ्योरीज पढ़ ली। अब थ्योरीज को, इनके साइंटिस्ट और थ्योरीज को याद करने के लिए अपन ने बहुत शानदार ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक है, मोस्ट फेमस राहुल ने प्रेम प्यारी प्रियंका गांधी को पीस यानी मटर और दाल से विश किया। तो एम से अपना मोस्ट फेमस, और मोस्ट फेमस के साइंटिस्ट का नाम है अपना पाइथागोरस। तो एफ से फ्लूइड वेपर थ्योरी, जिसके साइंटिस्ट का नाम है एपिडेल्स।
फिर आर से आई थी रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी जो कि एरिस्टोटल ने दी थी। फिर पी से प्री फॉर्मेशन जो कि स्वयंवर ने दी थी, और पी से पार्टिकुलेट थ्योरी जो कि मैरिस पैटिस ने दी थी। फिर पी से पैनजेनेसिस थ्योरी दी थी जो कि डार्विन ने दी थी। फिर जी से जर्म प्लाज्म थ्योरी जो कि एक बीसमैन ने दी थी। तो ये जो भी पोस्ट मेंडेलियन जितनी भी थ्योरीज थी ये सारी रिजेक्ट हो चुकी थी, क्योंकि आज के ज़माने में अपने को पता है कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती है। तो ये किस कारण रिजेक्ट हुई थी, इनके एग्जांपल्स अपन डील करें तो स्किन कलर, अपने बॉडी का स्किन कलर तो हमेशा अलग रहता है। जैसे अपन एग्जाम्पल लें, एक फेयर वुमेन और एक डार्क वुमेन से शादी करे तो उनका जो आगे वाली जनरेशन होना चाहिए वो मीडियम, उनकी स्किन का कलर जो होना चाहिए वो इंटरमीडिएट होना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वो फेयर भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। तो ये इसको थ्योरी को रिजेक्ट करता है। फिर दूसरी थ्योरी होती है एटेविज्म। तो एटेविज्म क्या होता है, अपनी कुछ प्रीवियस जनरेशन में वो कैरेक्टर प्रेजेंट रहता है और सेवरल जनरेशन पास आउट होने के बाद वो कैरेक्टर वापस रीजनरेट हो जाता है। तो इस थ्योरी के कारण भी ये रिजेक्ट हो जाती है अपनी पोस्ट मेंडेलियन थ्योरीज, यानी ब्लेंडिंग थ्योरी सारी रिजेक्ट हो जाती हैं। फिर तीसरा एग्जाम्पल अपनी सेक्स ट्रेड इन द यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो मेल और फीमेल दोनों के फर्टिलाइजेशन से जो ऑफस्प्रिंग बनना चाहिए वो इंटरमीडिएट बनना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता, वो मेल या फिर फीमेल ही बनेगा। तो ये एग्जाम्पल भी इन थ्योरीज को रिजेक्ट करता है। अब जेनेटिक्स के अंदर कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट होती है, तो सबसे पहले अपन कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लें। तो कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर यानी एक इनहेरिटेबल फीचर होता है, जैसे आई कलर हो गया, अपना फ्लावर कलर हो गया, या फिर हाइट हो गई। जो ट्रेड्स रहती है ये अल्टरनेट फॉर्म्स रहते हैं या फिर वेरियस फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर रहते हैं। जैसे कि अपना आई कलर रहता है, जैसे ब्लू, ब्राउन, ब्लैक अपने आई कलर्स रहते हैं। जैसे फ्लावर का कलर अपना वॉयलेट, वाइट वगैरह बहुत सारे फ्लावर्स के कलर रहते हैं, यानी कि ये वेरियस फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर को शो करता है ट्रेड्स। फिर क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम एक कंडेंस्ड फॉर्म होता है अपने क्रोमेटिन फाइबर्स का। डीएनए क्या होता है, डीएनए केमिकल बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस है। जीन एक फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, इसी को अपन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। जो जीन रहता है यही कैरी करता है अपनी इंफॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड होती है एक्सप्रेशन के लिए ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इन द फ्यूचर जनरेशन। मेंडल ने जीन को यूनिट फैक्टर बोला था। अलील क्या रहते हैं, अलील ये होते हैं यानी कि एक कैरेक्टर यानी कि प्रेजेंट रहता है अपने जीन के ऊपर, जीन के अंदर भी एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट रहता है, यानी ये अपने को कॉन्ट्रास्टिंग या डिफरेंट फॉर्म ऑफ द ट्रेट को शो करते हैं। फिर होमोजाइगस क्या होते हैं, होमोजाइगस क्या रहते हैं जिनमें दोनों अलील सिमिलर टाइप के हों, यानी कि टी जो कि टॉल को डिनोट करता है और स्मॉल टी जो कि ड्वार्फ को डिनोट करता है। हेटेरोजाइगस यानी कि इनके जो दोनों अलील रहते हैं ये डिसिमिलर टाइप के रहते हैं, यानी जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। फिनोटाइप यानी जो ऑब्जर्वेबल और फिजिकल अपीयरेंस होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसको अपन फिनोटाइप में डिनोट करते हैं। जीनोटाइप यानी उनका जेनेटिकल मेकअप कैसा है ऑर्गेनिज्म का, इसको अपन जीनोटाइप में बात करते हैं। फिर डोमिनेंट अलील वो होते हैं जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए इन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर, यानी कैपिटल टी। रेसेसिव अलील वो होते हैं जो कि केवल और केवल अपने को एक्सप्रेस कर पाए इन होमोजाइगस कंडीशन के अंदर, और डोमिनेंट अगर अलील प्रेजेंट है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जैसे कि स्मॉल टी। हेमिजाइगस की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर केवल और केवल एक अलील प्रेजेंट रहता है इन अ जीन, जैसे अपने गैमेट और हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो टर्म जेनेटिक्स, अलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस ये टर्म दी थी अपने बैटसन ने। फिर टर्म जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप ये दी थी जॉनसन ने। कुछ और टर्म्स की अपन बात करें तो प्योर लाइन और ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, तो एक ही ऑर्गेनिज्म या फिर एक ही चीज को अपन बार बार उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं सेवरल जनरेशन के लिए, तो जो उनका कैरेक्टर रहता है वो स्टेबल हो जाता है। इसी को अपन प्योर लाइन या फिर ट्रू ब्रीडिंग बोलते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी कि मीटिंग होती है बिटवीन द सिमिलर जेनेटिक मेकअप वाले ऑर्गेनिजम्स के बीच में। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है डिसिमिलर जेनेटिक मेकअप वाले ऑर्गेनिजम्स के बीच में। फीलियल क्या होता है, फीलियल होता है अपनी नेक्स्ट जनरेशन। सेल्फिंग क्या होता है, ये होता है क्रॉस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम जनरेशन। पुनेट स्क्वायर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि प्रोबेबिलिटी दिखाता है अपने को सारे पॉसिबल जीनोटाइप की ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो ये जो पुनेट स्क्वायर है ये बनाया था पुनेट साइंटिस्ट ने, इस वजह से इसका नाम पुनेट स्क्वायर रखा गया है।
मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो ये वन पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ अ कैरेक्टर है। डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो ये टू पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ अ कैरेक्टर है। और ट्राइहाइब्रिड की बात करें तो ये थ्री पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ अ कैरेक्टर है। अब अपन बात करते हैं मेंडलिज्म की। तो मेंडलिज्म किस कारण शुरू हुआ है? शुरू हुआ था अपना ग्रेगोर जॉन मेंडल के बारे में। तो इसकी थोड़ी सी ओवरव्यू ले लेते थे अपन ग्रेगोर जॉन मेंडल का। तो ये बॉर्न हुए थे ऑन 22 जुलाई 1822। तो इसकी बॉर्न डेट याद करने के लिए 22 आगे लिखिए और 22 पीछे लिखिए और बीच में 0718 लिख दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। प्लेस ऑफ बर्थ इनका ऑस्ट्रिया था और ये मॉन्क बन गए थे इन द ऑस्ट्रियन मॉनेस्ट्री। इन्होंने कंडक्ट करा था प्लांट हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट फॉर 7 ईयर्स के लिए, यानी 7 ईयर्स के लिए इन्होंने कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट करा था फ्रॉम 1856 टू 1863। ये डेट बहुत याद करने के लिए जरूरी है, ईयर बहुत याद रखना क्योंकि इसमें नीट के क्वेश्चंस आते हैं। इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कौन सा था? वो था अपना पाइसम सताइवम, जिसको अपन गार्डन पी या फिर एडिबल पी भी बोलते हैं। जो इनके रिजल्ट थे वो रीड हुए थे इन 2 मीटिंग्स एट द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अंदर इन 1865। इन्होंने एक पेपर टाइटल पब्लिश करा था जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट इन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और फाइनली बिना रिकॉग्नाइज करे इनका वर्क ये मर चुके थे इन 1884 ड्यू टू क्रॉनिक नेफ्रीडिया डिसीज के कारण। फिर इनका जो वर्क था वो वापस रीडिस्कवर करा था। वो 3 साइंटिस्टों ने रीडिस्कवर करा था। वो थे कार्ल कॉरेंस जो कि जर्मनी के थे, एक हगोदी वेरेस थे जो कि हॉलैंड के थे, और एक थे बिस्मार्क जो कि ऑस्ट्रिया के ही थे। तीनों साइंटिस्ट अलग अलग थे, इन्होंने इंडिपेंडेंटली काम करा था। अब इन तीनों साइंटिस्ट को याद करने के लिए जो अपने ट्रिक बनाई है, जो केमिस्ट्री के टेस्ट हैं वो बहुत टफ हार्ड है। तो केमिस्ट्री टेस्ट वॉज हार्ड। तो सी से कार्ल कॉरेंस, टी से बिस्मार्क और एच से हगोदी वेरेस। तो इनका रीजन क्या था नॉन रिकॉग्निशन ऑफ द मेंडल वर्क का? तो लिमिटेड सर्कुलेशन था उस वक्त जर्नल का, कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था। फिर इन्होंने मैथमेटिकल टूल यूज करे थे जो कि एक्सेप्टेबल नहीं थे अपने बायोलॉजी के अंदर। फिर ये 2 प्लांट्स के अंदर फेल्ड भी हो गए थे, जैसे कि हॉकवीट और द लबलब के अंदर ये फेल हो गए थे। ये प्रूफ नहीं कर पाए थे अपना जो ये वर्क कर रहे थे। और इन्होंने सजेस्ट करा था कि जो ब्लेंडिंग थ्योरी है वो फेल है, बट उस समय के साइंटिस्टों के लिए ये अनएक्सेप्टेबल था। और सारा वर्ल्ड उस वक्त बिजी था अपने डार्विनिज्म के अंदर, और इन्होंने कोई भी फिजिकल प्रूफ प्रोवाइड नहीं करा था रिगार्डिंग इन देयर रिसर्च। इनका रीजन क्या हुआ सक्सेस होने का कारण यह है मेंडल के? तो इन्होंने केवल कंसीडर करी थी 1 या 2 कैरेक्टर्स को एट अ टाइम। ज्यादा कैरेक्टर्स को इन्होंने कंसीडर नहीं करा था, केवल 1 और 2 कैरेक्टर्स को ही कंसीडर करा था एट अ सिंगल टाइम। और इन्होंने सबसे अच्छा मटेरियल यानी सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंटल मॉडल चूज करा था, यानी कि इन्होंने पाइसम सताइवम को चूज करके सबसे अच्छा काम करा था। पाइसम सताइवम बहुत अच्छा जेनेटिक मटेरियल है, इसको अपन आगे जाके पढ़ेंगे। इन्होंने स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल टूल यूज करे थे टू एनालाइज हिज रिजल्ट, इस कारण भी ये सक्सेस हो गए थे। और इन्होंने एक्यूरेट रिकॉर्ड रखा था, अपने जितने भी स्टडी करी थी उनका एक्यूरेट रिकॉर्ड करा था। लार्ज सैम्पलिंग साइज था, इस कारण भी ये सक्सेस हुए थे। और इन्होंने कोशिश करी थी कि थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन को जो कि इनके रिजल्ट से आए थे इनको वापस रीटेस्ट करें इनकी थ्योरी के अंदर। तो इन्होंने क्या कारण था पाइसम सताइवम के सिलेक्शन का? तो ये एक इनके अंदर ऑब्जर्वेबल और डिटेक्टेबल या फिर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मिलती थी। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट अपन आगे वाले स्लाइड में पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कौन कौन सी थी। ये एक एनुअल प्लांट था, यानी कि शॉर्ट लाइफ स्पैन था इन प्लांट्स का, अबाउट 3 मंथ्स का लाइफ स्पैन था। और ये नंबर ऑफ द ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस करते थे वो बहुत ज़्यादा थे, यानी कि इनका रेट ऑफ सीड प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा था। इजी टू कल्टीवेट थे क्योंकि एक ये हर्बेशियस प्लांट थे, छोटे प्लांट थे, तो इजी टू कल्टीवेट थे। अब ट्रीज उगाना इतना आसान काम नहीं रहता, जबकि एज कम्पेयर टू अपन अगर हर्बेशियस प्लांट को उगाए तो बहुत आसान रहता है। ये बाइसेक्सुअल प्लांट थे, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ ये क्रॉस पॉलिनेशन भी शो कर सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन ये आर्टिफिशियली शो करते हैं। तो टेक्निक क्या यूज करी थी अपने मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन के लिए? वो टेक्निक थी इमस्क्यूलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। तो सबसे पहले इन्होंने इमस्क्यूलेशन टेक्निक अपनाई, फिर उसको बैग करा, फिर जो पोलन ग्रेन है उनको फर्टिलाइज करवाया। तो इमस्क्यूलेशन क्या होती है? ये रिमूवल होते हैं एंथर का फ्रॉम द इमेच्योर बाइसेक्सुअल फ्लावर, जो कि प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को। फिर अपन कवरिंग कर देंगे इमस्क्यूलेटेड
फीमेल फ्लावर को बैग के अंदर, इस प्रोसेस को अपन बैगिंग बोलेंगे। फिर एक अपन डिजायर्ड पोलन ग्रेन लेंगे और फ्लावर के ऊपर, इमस्क्यूलेटेड वाले फ्लावर के ऊपर अपन इसको डालेंगे, जिस कारण ए फर्टिलाइज होंगे और नेक्स्ट जनरेशन का। तो जो अपने मेंडल थे, इन्होंने स्टार्ट करा था वर्क ऑन 34 वेराइटीज, तो इन्होंने रिड्यूस करके इसको पहले 22 करा और फाइनली इन्होंने केवल और केवल 7 पेयर्स ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड पे वर्क करा, यानी कि 7 कॉन्ट्रैक्ट कैरेक्टर्स पे वर्क करा, यानी कि 14 ट्रेड्स और 14 प्योर लाइंस पे वर्क करा। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड कौन कौन सी थी अपनी? तो सबसे पहले थी अपनी स्टेम हाइट, जो कि डोमिनेंट इनका था टॉल, और जो रेसेसिव था वो ड्वार्फनेस थी। फिर दूसरा था अपना सीड कलर, जो कि येलो डोमिनेंट था और ग्रीन रेसेसिव था। फिर सीड शेप था, जो कि इनका डोमिनेंट था, वो राउंड था और फिर रिंकल था। फिर अपना जो फ्लावर कलर था वो वायलेट और वाइट था। फिर फ्लावर की पोजीशन एक्सियल थी अपनी डोमिनेंट वाली और टर्मिनल थी अपनी रेसेसिव वाली। फिर पॉड का कलर था जो ग्रीन था वो डोमिनेंट था और येलो वाला अपना रेसेसिव था। फिर पॉड का जो शेप था वो इन्फ्लेमेटेड डोमिनेंट था और कॉन्स्ट्रिक्टेड अपना रेसेसिव था। तो सबसे पहले मेंडल ने क्या देखा था? मेंडल ने सोचा था कि ये जितने भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है ये अलग अलग क्रोमोसोम पे फाउंड आउट होते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि फिर ब्लैक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया है कि जितने भी ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड हैं ये केवल और केवल 4 क्रोमोसोम पे मिलते हैं। तो कौन कौन से क्रोमोसोम पे मिलते हैं? तो ये आपको एक फोन नंबर याद करना पड़ेगा। तो 4171454, तो 4171454 ये फोन नंबर हमेशा याद रख लेना। तो इसके बेसिस पे आप अपना क्रोमोसोम नंबर बता सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड का, यानी कि 1457 क्रोमोसोम पे ही ये जितनी भी ट्रेड थी, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड ये प्रेजेंट थी। अब मेंडेलियन ने जब क्रॉस करवाया था उसके लिए स्ट्रेटेजी कौन सी अपनाई? तो उस स्ट्रेटेजी की अपन बात करें तो सबसे पहले इन्होंने प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज ली अपनी प्लांट की विद द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, यानी कि एक ड्वार्फ प्लांट लिया और एक टॉल प्लांट लिया, उनको हाइब्रिडाइज कराया, यानी उनको क्रॉस पॉलिनेट करवाया और जो फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई उसको ऑब्जर्व करा। फिर जो फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई इनके आपस में सेल्फिंग करा दिया इनके अंदर, यानी सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, और फिर जो दूसरी जनरेशन आई इन्होंने वापस उसकी स्टडी करी। तो ये स्ट्रेटेजी थी अपने मेंडेलियन क्रॉस की। अब अपन बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ द वन जीन। इनके अंदर अपन स्टडी करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ द सिंगल पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ अ कैरेक्टर और एट अ ट्रेट। तो इन्होंने परफॉर्म करा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने जैसा बताया सिंगल पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ अ कैरेक्टर एट अ टाइम, तो इन्होंने केवल सिंगल पेयर को कंसिडर करा था। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की अपन बात करें तो इन्होंने प्योर ब्रीड ली थी अपनी टॉल प्लांट की और प्योर ब्रीड ली थी अपनी ड्वार्फ प्लांट की, यानी कि होमोजाइगस ड्वार्फ लिए थे और होमोजाइगस टॉल लिए थे। तो इन्होंने इनके बीच में क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया और जितनी भी जनरेशन बनी वो सारी टॉल बनी, यानी जो भी F जनरेशन थी वो सारी टॉल थी। नेचर के अंदर कोई भी ड्वार्फ प्लांट नहीं था, यानी कि जो F1 जनरेशन थी वो रिजेंबल करती थी अपने पेरेंटल ट्रेट को। फिर इन दोनों की आपस में सेल्फिंग करवाई, यानी कि F1 जनरेशन के आपस में सेल्फिंग करवाई। सेल्फिंग करवाने के बाद इनको क्या मिला? एक रेसेसिव ट्रेट मिला और 3 डोमिनेंट ट्रेट मिले फिनोटाइप के अंदर। तो यानी कि जो कैरेक्टर बीच में गायब हो गया तो वो वापस कैरेक्टर F2 जनरेशन के अंदर आ गया है, यानी इनके अंदर कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हुई है। तो अपनी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के कारण इन्होंने 3 हाइपोथेसिस दिए मेंडल ने, और इनको 2 लॉज के अंदर फॉर्म करा था अपने कार्ल कॉरेंस ने। तो हाइपोथेसिस 1 क्या है? हाइपोथेसिस 1 इन्होंने बोली थी पोस्टुलेट ऑफ द पेयर्ड यूनिट फैक्टर, यानी कि जो अपने जीन रहते हैं वो हमेशा यूनिट फैक्टर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि अपने टॉल और ड्वार्फ, यानी कि एक यूनिट फैक्टर के अंदर प्रेजेंट है। बट इसका एक्सेप्शन है एक मल्टीपल एलेलिज्म, जिसको अपन आगे वाली स्लाइड में डील करेंगे। जो हाइपोथेसिस 2 थी ये थी अपनी पोस्टुलेट ऑफ द डोमिनेंस। इसका जो भी एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। तो इन दोनों के बेसिस पे कार्ल कॉरेंस ने लॉ ऑफ डोमिनेंस को दिया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय अ डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, यानी कि हर एक कैरेक्टर वो कंट्रोल होता है फ्रॉम एन डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। तो जो फैक्टर रहते हैं यानी कि जो अपने जीन रहते हैं ये हमेशा ऑकर होते हैं पेयर के अंदर, जैसे टॉल ड्वार्फ हो गया, अपना वायलेट वाइट हो गया, ठीक है। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले उसको अपन डोमिनेंट अलील बोलेंगे और जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए उसको अपन रेसेसिव अलील बोलेंगे। तो
लॉ ऑफ डोमिनेंस अपने को क्या एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्लेन करता है अपने को कि क्या करता है, वो एक्सप्रेशन ऑफ ओनली ऑफ वन टाइप ऑफ द पेरेंटल ट्रेट इन द F1 जनरेशन। जैसे आपने बताया F1 जनरेशन के अंदर केवल और केवल टॉल पार्ट्स मिले, यानी कि केवल एक ही पेरेंटल को वो रिजेंबल कर रहा था, यानी वो डोमिनेंट अलील था। फिर एक्सप्रेशन ऑफ द बोथ पेरेंटल ट्रेट इन द F2 जनरेशन, फिर अपने को रेसेसिव भी मिला था और डोमिनेंट भी मिला था अपनी F2 जनरेशन के अंदर, यानी उसका प्रपोर्शन जो मिला था वो मिला था 3:1, यानी 3 टॉल थे और 1 ड्वार्फ मिला था। फिर जो हाइपोथेसिस थर्ड था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बेसिस पे, तो कार्ल कॉरेंस ने इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बनाया। तो ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस है, यानी इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला, अगर दो फैक्टर्स जो प्रेजेंट रहते हैं अपने कैरेक्टर के अंदर, ये कभी भी मिक्सड अप नहीं होते हैं, यानी कि ये अपने आइडेंटिटी को रिटेन या बनाए रखते हैं। तो गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग क्या होता है, जो दो फैक्टर्स रहते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं आपस के अंदर और गैमेट के अंदर जाते हैं। जो गैमेट रहता है उनके अंदर केवल और केवल वन टाइप ऑफ द फैक्टर प्रेजेंट रहता है। तो जो अपना गैमेट रहता है वो प्योर रहता है। तो जो होमोजाइगस रहता है गैमेट, वो प्रोड्यूस करता है केवल और केवल एक टाइप गैमेट को। जो हेटेरोजाइगस रहता है वो प्रोड्यूस करता है अपने दो टाइप्स के गैमेट को, यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए। और जो अपना होमोजाइगस रहता है उनके अंदर बाई चांस मान लीजिए, एग्जाम्पल मान लीजिए उसके अंदर ए प्रेजेंट है, तो वो केवल और केवल ए गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। और जो अपना F2 ड्वार्फ प्लांट था वो फर्दर जनरेट नहीं कर पाया अपने ड्वार्फ प्लांट्स को F3 एंड F4 जनरेशन के अंदर। तो इसका कंक्लूड हुआ जो रेसेसिव ट्रेट है वो होमोजाइगस कंडीशन का होता है। फिर अपन बात करें जो टेस्ट क्रॉस क्या होती है, तो टेस्ट क्रॉस ये टेस्ट करने के काम आती है, यानी कि जेनेटिक बैकअप के बताने के लिए काम आती है। जैसे अपन बहाने एक डोमिनेंट एलील हेटेरोजाइगस के अंदर भी प्रेजेंट रहता है और एक होमोजाइगस के अंदर भी प्रेजेंट रहता है, तो उसको अपन डिटेक्ट कैसे करें, इसका जेनेटिक मेकअप क्या है, कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो इसको टेस्ट करने के लिए अपन टेस्ट क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। तो टेस्ट क्रॉस क्या रहती है, अपन किसी भी मेंडल क्रॉस F2 जनरेशन वाले प्लांट को अपन क्रॉस करते हैं विद इन रेसेसिव ट्रेट ऑफ द होमोजाइगस प्योर प्लांट, यानी स्मॉल टी से अपन क्रॉस करवाते हैं। तो जो अपने को कैपिटल टी का जो प्रोपोर्शन मिलता है वो सभी उसके अंदर टॉल रहते हैं, जबकि अपना कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा तो उसके अंदर आधे टॉल रहेंगे आधे स्मॉल रहेंगे। तो जो इनका रेशियो रहता है वो 1:1 रहता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है अपनी डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस विद द रेसेसिव पेरेंट टेस्ट क्रॉस की। तो टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या होता है, अपन जेनेटिक और फिनोटाइपिक नेचर रेशियो पता कर सकते हैं, यानी इनका सेम रहता है, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम रहता है, यानी 1:1 और 1:1 ही रहेगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को क्या रहता है, एग्जांपल रहता है अपना पोस्ट मेंडलिज्म का और एक्सेप्शन रहता है अपना मेंडेलियन लॉ का। ये डिस्कवर करा था बाय कार्ल कॉरेंस। इनके जो एग्जाम्पल है ये अपना एलिलिक इंट्राजेनिक इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। तो इनके जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल कौन कौन से, ये फ्लावर कलर इन द एंथ्रीडियम मैच्यूस के अंदर होता है, जो कि डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं इसको अपन। फिर ये दूसरा एग्जाम्पल है इसका फ्लावर कलर इन द मिरापिलस जलापा, और फीदर कोट कलर इन द एंडलुसियन फाउल के अंदर भी ये पाया जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो एग्जाम्पल और एग्जाम्पल 1 और 2 की अपन बात करें तो रेड कलर इनका रहता है डोमिनेंट रहता है और जो व्हाइट कलर रहता है वो रेसेसिव रहता है। जब अपन ने इनका क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया, तो इनके अंदर जो F1 जनरेशन मिली वो इंटरमीडिएट कलर की मिली, यानी कि जितने भी कलर थे F1 जनरेशन के वो पिंक कलर के थे। जब अपन ने इनके आपस में सेल्फिंग करवाई तो अपने को 2 पिंक कलर के मिले, एक रेड कलर का मिला, एक व्हाइट कलर में का। तो इनका जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो हो गया वो 1:2:1 हो गया, यानी दोनों रेशियो सेम हो गए हैं। तो अपन ने इसका कंक्लूजन क्या निकाला, तो इसका कंक्लूजन निकाला जो अपना F1 फिनोटाइप था ये इंटरमीडिएट रहा बिटवीन द डोमिनेंट फिनोटाइप एंड द रेसेसिव फिनोटाइप, और F1 जो जनरेशन थी वो रिजेंबल ना ही फादर पेरेंट को कर रही थी ना ही मदर पेरेंट को कर रही थी। तो यानी इसके अंदर कोई भी ब्रांडिंग नहीं होती, यानी जो F2 जनरेशन है उसके अंदर अपने को जो रेड और व्हाइट कलर दोनों मिले, यानी कि ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का कोई एग्जाम्पल नहीं है।
फिर जो तीसरा एग्जाम्पल था वो था अपना एंडलुसियन फाउल का। तो उनके अंदर जो ब्लैक रहता है वो डोमिनेंट रहता है और जो व्हाइट रहता है वो रेसेसिव रहता है। तो जो इनका इंटरमीडिएट मिला वो सारे ग्रे कलर के मिले F1 जनरेशन के अंदर, बट F2 जनरेशन के अंदर वापस जो ब्लैक कलर और व्हाइट कलर वापस आ गया, यानी इनके अंदर भी कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई है। अब अपन बात करते हैं प्लियोट्रॉपी की। तो प्लियोट्रॉपी क्या होता है? जब एक जीन रेगुलेट करे बहुत सारे फिनोटॉपिक कैरेक्टर्स को। तो ये एक्सेप्शन होता है अपना मेंडेलियन लॉ का। ये भी एग्जांपल होता है अपना एलिलिक इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस का। यानी जो अपना जीन रहता है वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, जैसे कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3, कैरेक्टर 4। तो इसका रीजन क्या होता है? यानी इसका रीजन ये होता है, ये बहुत सारे इंटर रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन द मेटाबॉलिक पाथवे, जो कि कंट्रोल करता है अपने फिनोटॉपिक एक्सप्रेशंस को ऑफ अ कैरेक्टर में। तो इसके एग्जांपल्स की अपन बात करें तो अ जीन इन अ कॉटन सीड, यानी कॉटन प्लांट के अंदर एक जीन पाया जाता है जो कि कंट्रोल करता है अपने लिंट के फाइबर्स को, साइज ऑफ द कॉटन बॉल को, नंबर ऑफ द ओव्यूल्स को, वाइबिलिटी ऑफ द सीड्स को और प्लांट हाइट को भी ये कंट्रोल करता है। फिर एक जीन मिला जाता है अपने ह्यूमंस के अंदर जो कि कंट्रोल करता है अपने को डिसीज कॉज करता है फिनाइल कीटोयूरिया, जिसका मेंटली रिटार्ड हो जाता है बच्चा और डिक्रीज हो जाता है पिगमेंटेशन ऑफ द हेयर एंड स्किन के अंदर। यानी ये 3 कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। अ जीन इन ड्रोसोफिला, तो एक जीन पाया जाता है ड्रोसोफिला के अंदर, वो कंट्रोल करता है अपने व्हाइट आई म्यूटेशंस को, डीपिगमेंटेशन इन द व्हाइट अदर बॉडी पार्ट और फर्टिलिटी, लॉन्गिट्यूडिटी और बैलेंस को भी मेंटेन करता है। फिर एक जीन और ह्यूमन के अंदर पाया जाता है जो कि अल्टर्ड होता है हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को अगर अल्टर हो जाए तो शेप ऑफ द आरबीसी चेंज हो जाता है। तो यानी ये 2 कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। फिर एक गार्डन पी के अंदर एक जीन पाया जाता है, तो वो राउंड शेप सीड के अंदर पाया जाता है जो कि कंट्रोल करता है अपने लेंथ ऑफ द स्टार्च ग्रेन को। तो इसका एग्जांपल अपन डील करेंगे। तो एग्जांपल है अपना, अगर अपन एक राउंड सीड लें और एक स्मॉल या रिंकल्ड सीड लें, तो जो अपना राउंड सीड थी उसके अंदर जो अपना ग्रेन था वो लार्ज था, जबकि जो अपनी स्मॉल या रिंकल्ड सीड थी उनके अंदर जो ग्रेन था वो स्मॉल साइज का ग्रेन था। जब अपन ने इन दोनों का आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया तो जो अपने को F1 जनरेशन मिली उनके अंदर सब तो राउंड सीड के थे, बट जो स्टार्च ग्रेन था वो मीडियम या फिर इंटरमीडिएट साइज का हो गया था। फिर जब अपन ने इन दोनों के आपस में सेल्फिंग करवाई तो सेल्फिंग कराने के बाद क्या मिला अपने को? तो एक तो अपने को राउंड सीड मिली, एक रिंकल्ड सीड मिली और 2 और राउंड सीड मिली जिनके अंदर इंटरमीडिएट साइज का ग्रेन था, और एक राउंड सीड थी जिसके अंदर अपना लार्ज साइज का ग्रेन था, और जबकि एक रिंकल्ड सीड मिली जो जिसके अंदर अपना स्मॉल साइज का ग्रेन था। तो ये जो डोमिनेंस था वो अपना ऑटोनोमस फीचर नहीं है जीन या प्रोडक्ट का, तो ये डिपेंड करता है अपना जीन प्रोडक्ट पे और फिनोटाइप पे जो कि अपन एग्जामिन कर रहे हैं। तो जो अपना कोडोमिनेंस क्या रहता है, ये कोडोमिनेंस भी अपना एक पोस्ट मेंडेलिज्म है और ये भी एक्सेप्शन अपना मेंडेलियन लॉ का। इसके अंदर भी एलिलिक इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस होते हैं। इसके एग्जांपल्स को अपन डील करें तो स्किन कोड कलर इन द शॉर्ट हॉर्न कैटल्स। तो इनके अंदर कोडोमिनेंस के अंदर क्या होता है, जो दोनों अलील रहते हैं ये दोनों आपस में डोमिनेट करते हैं, यानी दोनों का जो फैक्टर्स है वो दोनों रिजेंबल करेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे रेड हेयर कैटल हो गई और एक वाइट हेयर कैटल हो गई। तो जो इनकी F1 जनरेशन थी इनके अंदर रॉर होंगे, यानी कि रेड हेयर के पैचेस होंगे और वाइट हेयर दोनों के ही पैचेस होंगे। जब अपन ने इनके आपस में सेल्फिंग करवाई तो सेल्फिंग कराने के बाद जो अपने को रेशियो मिला वो एक रेड मिला, एक अपने को वाइट मिला और 2 अपने को रॉर मिले, यानी कि दोनों के अंदर दोनों अलील प्रेजेंट है। तो इनका भी जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो है वो दोनों सेम है। तो इनके अंदर कोई भी डोमिनेंस और रेसेसिव रिलेशन नहीं होता, इनके अंदर कोई भी मिक्सिंग भी नहीं होती, यानी ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का ये एग्जांपल नहीं है। और जो इनके अंदर F1 हाइब्रिड था वो रिजेंबल करता है बोथ ऑफ द पेरेंट्स को। फिर जैसा अपन ने बात करी AB ब्लड ग्रुप जो अपने इनहेरिटेंस होता है ह्यूमंस के अंदर, तो A और B, अगर A मेल हो और B फीमेल हो, दोनों को अपन ने क्रॉस फर्टिलाइज कराया तो IA IB दोनों, यानी इनके अंदर AB ब्लड ग्रुप होगा, यानी ये दोनों को रिजेंबल करेगा, IA को भी रिजेंबल करेगा और IB को भी रिजेंबल करेगा। जब अपन ने इनका आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराया यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया तो
एक तो अपने को ए ब्लड ग्रुप वाला मिला और एक बी ब्लड ग्रुप वाला मिला और 2 अपने को ए बी ब्लड ग्रुप वाले मिले, यानी इनका भी जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो है कोडोमिनेंस के अंदर वो सेम होता है। फिर इसका तीसरा एग्जांपल है एमिन ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इन द ह्यूमंस, और चौथा एग्जांपल है इसका अपना करियर्स ऑफ द सिकल सेल अमेनिया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो कोडोमिनेंस के अंदर सेम रहता है। अपन बात करते हैं मल्टीपल एलेलिज्म की। तो मल्टीपल एलेलिज्म क्या होता है? तो इनके अंदर प्रेजेंस होती है मोर देन 1 या 2 से ज्यादा अलील की प्रेजेंस होती है फॉर अ सिंगल जीन। यानी जो अपन ने पढ़ा था एक जीन के अंदर केवल और केवल 2 अलील प्रेजेंट रहते हैं, बट इनके अंदर जो पॉपुलेशन रहती है इनके अंदर प्रेजेंस होती है मोर देन 2 अलील फॉर अ जीन। बट इंडिविजुअल के अंदर तो केवल और केवल 2 अलील ही प्रेजेंट रहेगा, बट ये कैरेक्टर जो रहता है ये पॉपुलेशन का रहता है। तो जो मल्टीपल एलीलिज्म रहते हैं ये फॉर्म होते हैं ड्यू टू म्यूटेशंस। तो इनके एग्जांपल अपना जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमंस के अंदर, किसी के अंदर ए ब्लड ग्रुप होगा, किसी के अंदर बी ब्लड ग्रुप होगा और किसी के अंदर ओ ब्लड ग्रुप होगा। इनके अंदर दूसरा एग्जांपल है स्किन कोड कलर इन द रैबिट्स, यानी इनके अंदर 4 अलील्स प्रेजेंट रहते हैं। फिर आई कलर इन द ड्रोसोफिला, इनके अंदर 11 अलील प्रेजेंट रहते हैं। तो अपन बात करते हैं फिनोटाइप कितने पॉसिबल होते हैं, तो n+1 इसका रूल है, यानी कि अगर 3 अलील है तो 4 फिनोटाइप शो करेगा, अगर 4 अलील है तो 5 फिनोटाइप शो करेगा। तो जीनोटाइपिक पॉसिबल कैसे निकालेंगे अपन, तो n+1/2। तो यानी जो एबीओ ब्लड ग्रुप रहता है इनके अंदर 6 जीनोटाइप बन सकते हैं, यानी कि 3+1 यानी 4 3 12 12/2 यानी 6 जीनोटाइप पॉसिबल होते हैं। जबकि अपना रैबिट्स यानी स्किन कोड कलर इन द रैबिट्स के अंदर 10 जीनोटाइप पॉसिबल होते हैं। तो कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, तो जो ये मैंने जैसा बताया आई एंड आई बी को डोमिनेंट शो करते हैं, बट ये डोमिनेंट होते हैं ओवर द IO, यानी जो अपना IO रहता है ये रेसेसिव ट्रेट रहती है। तो ये फ्लो चार्ट है सिंपली कैसे जीनोटाइप बनते हैं अपने एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर। तो ये टोटल 6 जीनोटाइप अपने एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर बनते हैं, जैसे ए ब्लड ग्रुप हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया, AB ब्लड ग्रुप हो गया और IO ब्लड ग्रुप हो गया, यानी O ब्लड ग्रुप हो गया। लीथेलिसिटी और लीथल जीन, तो लीथल जीन एक अलीलिक इंट्राजेनिक इंटरेक्शन का एग्जांपल है। तो इनके अंदर क्या रहता है, जीन विच आर डेडली और लीथल इनफ टू कॉज द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी एक जीन इतना इनफ है कि वो ऑर्गेनिज्म की डेथ कॉज कर सकता है। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक रेसेसिव लीथेलिसिटी होती है और एक डोमिनेंट लीथेलिसिटी होती है। जो रेसेसिव लीथेलिसिटी होती है ये रेसेसिव कंडीशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म अगर ये रेसेसिव अलील के फॉर्म में या रेसेसिव जीन के फॉर्म में मिलेगा तो ये ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। और डोमिनेंट लीथेलिसिटी यानी कि अगर डोमिनेंट फॉर्म में मिलेगा तो ये मर जाएगा। ये बहुत ही रेयरली फाउंड होता है अपना डोमिनेंट लीथेलिसिटी, यानी इसका एग्जाम्पल अपना हंटिंगटन्स डिसीज। तो रेसेसिव लीथेलिसिटी के एग्जाम्पल अपने हैं स्किन कलर इन द जर्मन माइस, लीफ कलर इन द स्नैपड्रैगन और सिकल सेल अमेनिया। तो जो सिकल सेल अमेनिया डिसीज रहती है, यानी कि इनके अंदर अगर अपन कैरियर की बात करें तो जो इनका रेसेसिव रहता है यानी HBS आ जाए तो ऑर्गेनिज्म मर जाता है, यानी ह्यूमन मर जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से फिनोटाइप और जीनोटाइप में सेम रहते हैं, यानी ऐसे कौन कौन सी ट्रेड्स रहती हैं जिनके अंदर फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो सेम रहते हैं। तो टेस्ट क्रॉस के अंदर 1:1 रहता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर 1:2:1 रहता है, को डोमिनेंस के अंदर 1:2:1 रहता है और लीथल जीन के अंदर 0:2:1 रहता है या फिर 0:1:2 रहता है। जबकि मेंडेलियन क्रॉस अपनी सिंपली रहती है 3:1 और जीनोटाइप में रहती है अपनी 1:2:1। ये थोड़ा सा डिफर करते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, यानी 2 जीन का इनहेरिटेंस की अपन बात करेंगे, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे अपन। तो इनके अंदर 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को अपन लेते हैं, जैसे कि अपन ने लिए इसके अंदर प्योर येलो राउंड सीड और प्योर ग्रीन रिंकल सीड। इन दोनों को अपन ने क्रॉस फर्टिलाइज कराया, यानी अपन ने कौन सी 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड को लिया है इसके अंदर, अपन ने इसके अंदर लिया है सीड का शेप और सीड का कलर। तो इन दोनों का अपन ने क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया और जो F1 जनरेशन बनी वो सभी राउंड थी और सभी येलो कलर के अंदर थी, यानी कि जो सब डोमिनेंट वाला जो अलील था वो दोनों के अंदर पूरी F1 जनरेशन के अंदर प्रेजेंट था। फिर जब इनका अपन ने आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया तो जो अपने को फिनोटाइपिक रेशियो मिला वो मिला 9:3:1, यानी कि जो 9 थी वो येलो राउंड थी और जो 3 थी वो येलो
रिंकल थी, और जो 3 थी वो ग्रीन और राउंड थी, और जो 1 थी वो अपनी सिंपली ग्रीन और रिंकल थी। यानी जो सिंगल जीन है, जो उसका फिनोटाइपिक रेशियो आता है वो भी 3:1 ही आता है। जैसे अपन बात करें तो येलो टू ग्रीन का रेशियो क्या आएगा, तो टोटल येलो कितने हुए अपने 9 + 3 यानी कि 12:4, तो 3:1 ही आएगा जो अपना मेंडेलियन सिंगल जीन के लिए जो इनहेरिटेंस का जो रेशियो आता था अपना फिनोटाइपिक के अंदर, वही सेम रेशियो इसके अंदर भी आएगा एक जीन के लिए। तो अब अपन बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। तो ये भी गिवन हुआ था फ्रॉम द कार्ल कॉरेंस ने ये दिया था अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसमें क्या कहा था, व्हेन 2 पेयर ऑफ द ट्रेड कंबाइंड इन अ हाइब्रिड देन 1 पेयर ऑफ द कैरेक्टर असॉर्ट इज सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर ऑफ द कैरेक्टर। यानी जो अगर 2 पेयर को अपन 2 ट्रेड या 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड को अपन कंबाइन करें तो जो सिंगल जीन है वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है। तो ठीक है, ये ऑब्टेन हुआ था फ्रॉम द डाईहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि डाईहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू इसका जो प्रूफ है वो इसके थ्रू आया था। एप्लीकेशन ऑन जीन प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम, इसका एक्सेप्शन केवल और केवल एक है, जो कि जीन प्रेजेंट होता है ऑन द सेम क्रोमोसोम बिकॉज दे शो लिंकेज। तो इसका एक्सेप्शन अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, जो कि लिंकेज जीन के अंदर जो जीन प्रेजेंट रहता है वो दोनों आपस में कंबाइन यानी लिंक रहते हैं, इस कारण वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन नहीं कर पाते, यानी इंडिपेंडेंटली सेपरेट नहीं हो पाते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो मैंने जैसा बताया डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो था 9:3:3:1, यानी 3:1 का होल स्क्वायर, यानी डाई है यानी 2 जीन है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अपना जीनोटाइपिक रेशियो कैसा हो जाएगा, वो 1:2:1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अपन बात करते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की, तो इसके अंदर अपन 3 जीन की एक साथ स्टडी करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द 3 जीन एट अ टाइम। ठीक है, तो इसका जो अपना सिंपली फिनोटाइपिक रेशियो जाएगा वो 3:1 का होल क्यूब हो जाएगा, और जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा अपना 1:2:1 का होल क्यूब। तो जो सिंपली अपना जो फॉर्मूला आ जाएगा जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो का, तो फिनोटाइपिक रेशियो का अपना फॉर्मूला आ जाएगा 3:1 की पावर n यानी नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स जो अपन स्टडी कर रहे हैं एट अ टाइम। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1:2:1 टू द पावर n। इसमें भी n अपना जो नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स अपन स्टडी कर रहे हैं एट अ टाइम। अब अपन बात करते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में। तो ये परफॉर्म हुई थी फ्रॉम द मेंडल। इन्होंने क्या करा था, जैसे अपन अब तक मेल को टॉल ले रहे थे और फीमेल को ड्वार्फ ले रहे थे, तो इन्होंने क्या करा, इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि अपन ने फीमेल टॉल ले ली और मेल अपन ने ड्वार्फ ले लिया। तो इसके अंदर इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, इन्होंने ऑब्जर्व करा कुछ भी इफेक्ट यानी कुछ भी चेंजेस शो नहीं हुए। इसका केवल और केवल एक्सेप्शन है अपना साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और सेक्स लिंकेज। इन दोनों के अंदर अगर अपन अदला बदली करेंगे तो ये अफेक्ट करेंगे। फिर आती है अपनी बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या रहती है, जो अपना F1 हाइब्रिड ऑब्टेन्ड हुआ है, इसको अपन किसी भी आइदर ऑफ द पेरेंट से क्रॉस करा है। तो बैक क्रॉस के अंदर अपन पढ़ेंगे आउट क्रॉस को और टेस्ट क्रॉस को। तो आउट क्रॉस क्या रहती है, जब अपन F1 हाइब्रिड को अपन प्योर डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं। तो ये किस कारण अपन आउट क्रॉस परफॉर्म करते हैं, तो अपन इंप्रूव करते हैं अपनी ब्रीड की क्वालिटी को, इस कारण ये अपन आउट क्रॉस को परफॉर्म कराते हैं। और जबकि अपन टेस्ट क्रॉस कब परफॉर्म कराते हैं, टेस्ट क्रॉस कैसे परफॉर्म होती है, तो अपन जब F1 हाइब्रिड को रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो ये किस कारण परफॉर्म की जाती है, टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ एन F2 हाइब्रिड। तो इस कारण जो अपना F2 के अंदर जो हाइब्रिड ऑब्टेन्ड होता है, इसके अंदर जैसे हेटेरोजाइगस यानी और जो होमोजाइगस रहते हैं वो दोनों एक ही तरह दिखते हैं, तो इनके अंदर जो जेनेटिक बैकअप होता है वो अपन टेस्ट क्रॉस के थ्रू पता कर सकते हैं। तो अपन अब बात करते हैं F1 टेस्ट क्रॉस की। तो F1 हाइब्रिड जब अपन मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं यानी प्योर डोमिनेंट पेरेंट से, तो अपने को केवल और केवल एक ही ब्रीड मिलती है जो कि टॉल रहती है। और टेस्ट क्रॉस का जैसे मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में बताया, अगर अपन इसको हेटेरोजाइगस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1:1 का रेशियो मिलेगा, यानी इसके अंदर 50% टॉल मिलेंगे और 50% अपने ड्वार्फ मिलेंगे। और यदि अपन इसको प्योर डोमिनेंट से मल्टीप्लाई कराएं तो केवल और केवल अपने को एक ही तरीके की वैरायटी मिलेगी, यानी टॉल मिलेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर भी ये परफॉर्म हो सकता है। इनके अंदर भी जो इनका रेशियो रहता है वो 1:1:1 रहता है। तो एक ये जनरल ओवरव्यू अपन ने कितनी क्रॉस अभी परफॉर्म कर चुके हैं। अपन मोनो हाइब्रिड कर चुके हैं, डाई हाइब्रिड पढ़ चुके हैं और ट्राई हाइब्रिड पढ़ चुके हैं। तो इनके अंदर जो
हेट्रोजाइगस पेयर रहते हैं वो 2 रहते हैं, ठीक है। और फिर जो अपना इनके अंदर नंबर ऑफ द जाइगोट कितने फॉर्म होते हैं वो 4 होते हैं। और जो फिनोटाइपिक रेशियो या फिनोटाइपिक पॉसिबल रहते हैं वो 2 रहते हैं और जीनोटाइपिक पॉसिबल रहते हैं अपने 3। तो इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो आ जाता है वो 3:1 आ जाता है। और जबकि जीनोटाइपिक रेशियो अपना डाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1 आता है। अब हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो अपना हेट्रोजाइगस पेयर रहता है वो 2 पेयर रहते हैं, यानी कि Y और R रहते हैं। तो इनके अंदर कितने टाइप्स ऑफ द गैमेट बनते हैं, तो 4 टाइप्स ऑफ गैमेट बनते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ द जाइगोट फॉर्म होते हैं अपने 16। तो इनके अंदर कितने टाइप फिनोटाइप पॉसिबल होते हैं, तो इनके अंदर 4 टाइप के फिनोटाइप पॉसिबल होते हैं, जबकि इनके अंदर जीनोटाइप पॉसिबल होते हैं अपने 9 टाइप्स के। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए मैं पीछे फॉर्मूला बताया था, यानी 3:1 का पावर n। तो इसके अंदर डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी 2 जीन के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं एट अ सिंगल टाइम, तो n की जगह आ जाएगा 2, तो 3:1 का होल स्क्वायर। और जीनोटाइपिक रेशियो के अंदर आ जाएगा अपना 1:2:1 का होल स्क्वायर। ऐसे अपन ट्राई हाइब्रिड की बात करें तो ट्राई हाइब्रिड के अंदर जो हेट्रोजाइगस पेयर रहते हैं वो 3 रहते हैं और इनके अंदर टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्म होते हैं वो 8 होते हैं। तो नंबर ऑफ द जाइगोट फॉर्म हो जाएंगे अपने 64। तो इनके अंदर 8 टाइप्स के फिनोटाइप पॉसिबल हैं और जबकि जीनोटाइप 27 टाइप्स के पॉसिबल होते हैं। इसका मैंने फिनोटाइपिक फॉर्मूला बताया, तो यानी कि जो n है उसकी जगह 3 आ जाएगा, तो यानी 3:1 का पावर 3 और 1:2:1 की पावर 3 इसका जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं नॉन एलिलिक इंटरजेनिक इंटरेक्शन की। इसके पहले अपन ने पढ़ा था एलिलिक इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। तो नॉन एलिलिक इंटरजेनिक इंटरेक्शन के अंदर क्या होता है, ये बिटवीन होते हैं 2 जीन्स के बीच में ऑन डिफरेंट लोकाई ऑफ द सेम क्रोमोसोम और द डिफरेंट क्रोमोसोम। यानी कि ये 2 जीन्स जो कि प्रेजेंट रहते हैं ऑन द डिफरेंट लोकाई ऑफ द सेम क्रोमोसोम और डिफरेंट क्रोमोसोम की कुछ डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम द डाई हाइब्रिड क्रॉस से, यानी कि 9:3:3:1 से कुछ डेविएशन शो करेंगे। तो एक एक करके अपन नॉन एलिलिक इंटरजेनिक के एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल की अपन बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन का अपना एग्जांपल है फ्लावर कलर इन द स्वीट पी। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जब ये दोनों आपस में डोमिनेंट वाले आपस में आके मिलेंगे तो एक एक्स्ट्रा कलर को शो करेंगे, यानी इनका इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो जैसे अपन बात करें तो जो सी रहता है वो व्हाइट कलर देता है और जो पी रहता है वो भी व्हाइट कलर देता है, बट ये दोनों आपस में डोमिनेंट के फॉर्म में अगर साथ में आ जाए तो ये पर्पल कलर को देंगे। तो जो इसका सिंपली रेशियो आ जाएगा वो अपना, जब ये डोमिनेंट फॉर्म में रहेंगे तो ये 9 हो जाएंगे टोटल, और बाकी सब तो वाइट ही रहेंगे क्योंकि जो इनका डोमिनेंट वाला है वो पूरा वाइट ही दे रहा है, इनका जो छोटा वाला इफेक्ट है वो भी पूरा वाइट ही दे रहा है। तो सिंपली इसका अपना जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो आ जाएगा 9:7, यानी 9 पर्पल और 7 वाइट हो जाएंगे। अब अपन बात करते हैं डुप्लीकेट जीन्स की। तो डुप्लीकेट जीन्स क्या होते हैं, जब 2 नॉन अलील जीन इंडिविजुअल सेम फिनोटाइपिक देते हैं और बट जो डोमिनेंट के अंदर विदाउट एनी क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो जो अपने डुप्लीकेट जीन्स रहते हैं इनके अंदर क्या होता है, अगर ये दोनों डोमिनेंट फॉर्म में अवेलेबल हैं तो ये एक ही इफेक्ट को देंगे, जबकि ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो नहीं करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अपना सिंपली हो जाएगा फ्रूट शेप ऑफ द शेपर्ड पर्स, यानी कैप्सुला का जो कैप्सुला अपना फ्रूट रहता है, फ्रूट शेप ऑफ द कैप्सुला। तो इनके अंदर अपन ए की बात और बी की बात करें तो ए अगर ए और स्मॉल ए और कैपिटल ए के अंदर प्रेजेंट रहे तो ट्रायंगुलर देंगे, और डोमिनेंट फॉर्म में अगर बी प्रेजेंट रहे तो भी ट्रायंगुलर देंगे। जबकि अगर ये दोनों रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट रहे तो ये टॉप शेप या फिर ओवल हो जाएंगे। तो यानी अगर ये दोनों डोमिनेंट फॉर्म में भी प्रेजेंट रहे तो भी ट्रायंगुलर देंगे, अगर एक कोई डोमिनेंट प्रेजेंट रहे तो भी ट्रायंगुलर देंगे, ठीक है। और अगर दोनों स्मॉल या रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट रहे तो ये टॉप शेप्ड देंगे। तो इसका सिंपली जो अपना फिनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 15:1, यानी कि जो अपने 15 रहेंगे वो हम ट्रायंगुलर शेप में रहेंगे, और जो एक रहेगा यानी जो अपना लास्ट वाला जो रेसेसिव वाला बनता है वो केवल और केवल टॉप शेप का रहेगा। तीसरा अपन बात करते हैं पॉलीमेरिक या फिर एडिटिव जीन्स के बारे में। तो ये क्या होते हैं, 2 डुप्लीकेट जीन आपस में ऐड होते आते हैं और डुप्लीकेट इफेक्ट शो कर जाते हैं, यानी कि जो इनका इफेक्ट है वो अलग ही हो जाता है, यानी एडिटिव इफेक्ट शो करते हैं। तो इसका अपना एग्जांपल हो जाएगा फ्रूट शेप ऑफ द समर स्क्वैश। तो समर स्क्वैश क्या है, कुकुरबिटा प्लांट है। तो अगर ए डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा तो ये स्फीयर शेप का रहेगा, अगर बी डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा अकेला तो स्फीयर शेप का रहेगा, और ये रेसेसिव फॉर्म में रहेंगे तो लॉन्ग हो जाएंगे। अगर ये दोनों आपस में
एक साथ प्रेजेंट रहेंगे डोमिनेंट फॉर्म के अंदर, तो ये डिस्क शेप यानी कि एक एडिटिव इफेक्ट शो करेगा जिसको अपन डिस्क शेप बन जाएगा, जिस कारण इनके फ्रूट। तो जो इसका फिनोटिपिक रेशियो है वो सिंपली हो जाएगा अपना, जो 9 हो जाएंगे वो डिस्क शेप हो जाएंगे और जो 6 हो जाएंगे वो अपने स्फीयर शेप के हो जाएंगे और जो 1 बचेगा आखिरी वाला वो लॉन्ग रहेगा। अब अपन बात करते हैं एपिस्टेसिस की। तो एपिस्टेसिस का मतलब क्या होता है, अगर एक्सप्रेशन ऑफ द वन जीन मास्क हो जाए बाय द अनदर जीन तो उस कंडीशन को अपन एपिस्टेसिस बोलेंगे। तो जीन विच मास्क द एक्सप्रेशन उसको अपन एपिस्टेटिक जीन बोलते हैं, और जीन हुज एक्सप्रेशन इज मास्क उसको अपन हाइपोस्टैटिक जीन बोलते हैं। यानी एग्जांपल के लिए जो अपन ने ए वाला जीन है वो हाइपोस्टैटिक जीन है और जो W वाला जीन है उसको अपन एपिस्टैटिक जीन बोल रहे हैं। तो इनके अंदर दो टाइप की एपिस्टेसिस शो होती है, एक रेसेसिव एपिस्टेसिस होती है और एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस होती है। तो जो रेसेसिव एपिस्टेसिस होती है इनके अंदर जो अगर ये रेसेसिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहेगा तो ये मास्क करेगा अपने हाइपोस्टैटिक जीन को, यानी इसका एग्जांपल हो जाएगा अपना ऑनियन का बल्ब कलर। और डोमिनेंट, अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा अपना एपिस्टेटिक जीन तो ये ऊपर वाले यानी हाइपोस्टैटिक जीन को मास्क करेगा। तो इसका सिंपली आंसर अपना एग्जांपल हो जाएगा फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश। तो एक एक करके अपन एग्जांपल को डील करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस के एग्जांपल की। तो फ्रूट कलर इन द समर स्क्वैश में बात करें तो ये अगर वाई जीन की अपन बात करें तो ये अपना हाइपोस्टैटिक जीन हो गया, और डब्ल्यू वाले जीन की बात करें तो ये अपना एपिस्टेटिक जीन हो गया। यानी ये डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे तो इसका जो हाइपोस्टैटिक जीन है ये मास्क हो जाएगा और वाइट कलर शो होगा, नहीं तो ये येलो और ग्रीन कलर शो करता है। तो सिंपली जो इसका अपना फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 वाइट कलर के हो जाएंगे, यानी कि डोमिनेंट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहेगा तो 12 वाइट हो जाएंगे और 3 येलो हो जाएंगे और एक ग्रीन रहेगा जो कि रेसेसिव कंडीशन के अंदर रहता है। और जबकि अपन रेसेसिव एपिस्टेसिस की बात करें तो इसका एग्जांपल था अपना ओनियन बल्ब कलर, यानी कि जो अपना एपिस्टेटिक जीन है वो रेसेसिव फॉर्म में मास्क करेगा अपने हाइपोस्टैटिक जीन को। तो इसका सिंपली अपना जो फिनोटिपिक रेशियो है वो हो जाएगा 9:3:4। इसका दूसरा एग्जांपल भी अपना है वो कलर कोड इन द माइस। अब अपन बात करते हैं सप्लीमेंट्री जीन्स के बारे में। तो सप्लीमेंट्री जीन्स क्या होते हैं, ये एक नॉन अलेलिक इंटरेक्शन शो करता है इन विच वन जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली व्हाइल द डोमिनेंट अलील ऑफ द सप्लीमेंट जीन नीड्स द प्रेजेंस ऑफ द अलील ऑफ द अदर जीन। तो इसके अंदर अपना क्या होता है, अगर ये दोनों डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, यानी अपन ने एग्जांपल लिया K एंड L, अगर ये दोनों डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे तो इनका जो सप्लीमेंट इफेक्ट को शो करेंगे, यानी ये दोनों आपस में मिलके एक ज्यादा इफेक्ट को शो करेंगे जिसको अपन जैसे इसका चॉकलेट कलर हो जाएगा, नहीं तो अन्यथा जो K है उसका खाकी कलर रहता है और L का अपना कोई भी कलर नहीं रहता है। तो इसका एग्जाम्पल है अपना सीड कोड कलर इन द लब एंड द सीड कोड कलर इन द माइस। तो इसका जो अपना फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 9:3:4, यानी जो 9 है वो सप्लीमेंट इफेक्ट के कारण चॉकलेट कलर के हो जाएंगे और जो अपना 3 है वो खाकी कलर के हो जाएंगे और जो 4 है वो बफ कलर के रहेंगे, क्योंकि जो अपना ये स्मॉल रेसेसिव वाला है वो बफ कलर शो करता है। अब अगर बात करते हैं कोलैबोरेटिव जीन की, तो कोलैबोरेटिव जीन के अंदर क्या होता है, तो इनके अंदर अगर दो पेयर अपना एक्सप्रेशन तो डिफरेंटली करेंगे और इंडिपेंडेंटली करेंगे, बट अगर ये आपस में साथ में आ जाएंगे तो एक ये नई चीज को प्रोड्यूस करेंगे, यानी नए फिनोटाइप को प्रोड्यूस करेंगे। तो इसका सिंपली अपना एग्जांपल है कोलैबोरेटिव जीन का कॉम टाइप या शेप इन द पोल्ट्री। तो इनके अंदर अगर पी जीन प्रेजेंट रहेगा तो वो पी शेप शो करेगा, अगर आर रहेगा तो रोज शेप शो करेगा, और अगर पी आर दोनों प्रेजेंट रहेंगे तो वॉलनट होगा, और रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे तो ये रहेगा अपना सिंगल शेप का। तो इसका जो अपना सिंपली जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 9:3:1 आ जाएगा, यानी कि इसका जो फिनोटिपिक रेशियो है वो सेम एज डायहाइब्रिड क्रॉस की तरह आ जाएगा, बट इसमें थोड़ा सा डिफर होता है क्योंकि इनके अंदर टूगेदर आने पे एक नया फिनोटिपिक रेशियो आता है। अब अपन बात करते हैं मोनोजेनिक एंड द पॉलीजेनिक जीन्स के बारे में। तो जो अपना मोनोजेनिक जीन रहता है इनके अंदर जो कैरेक्टर रहते हैं वो कंट्रोल होते हैं फ्रॉम दी वन जीन, जबकि अपना जो पॉलीजेनिक रहता है इनके अंदर कैरेक्टर रहते हैं वो कंट्रोल होते हैं फ्रॉम दी मैनी जीन्स।
तो जो अपना मोनोजेनिक रहता है, इनके अंदर जो एक डोमिनेंट अलील रहता है वो एक्सप्रेस होता है कंप्लीटली, बट इनके अंदर उनका कुछ पार्ट ही एक्सप्रेस हो पाता है। अगर इनके अंदर दो डोमिनेंट अलील प्रेजेंट हो जाएंगे तो वो कोई भी क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो नहीं करेंगे अपने मोनोजेनिक के अंदर, जबकि पॉलीजेनिक के अंदर एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट को शो करते हैं। इनके अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं बनेंगे अपने मोनोजेनिक के अंदर, जबकि अपने पॉलीजेनिक के अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म बन सकते हैं। तो जो अपना मोनोजेनिक रहता है इनके अंदर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होते हैं, जबकि अपना पॉलीजेनिक के अंदर कंटिन्यूअस वेरिएशन होते हैं। इसको अपन मैट्रिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। जो अपना मोनोजेनिक रहता है इनके अंदर एनवायरमेंटल इफेक्ट बहुत कम होते हैं, जबकि जो अपना पॉलीजेनिक रहता है इनके अंदर एनवायरमेंट इफेक्ट ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू अपना मोनोजेनिक। तो जो अपना मोनोजेनिक रहता है वो फॉलो करता है अपने मेंडेलियन लॉ को, और जो अपना पॉलीजेनिक रहता है ये फॉलो नहीं करता अपने मेंडेलियन रेशियो को। तो अपन ने मोनोजेनिक के बारे में पूरा पढ़ लिया, जैसे 1, 2 जीन और 3 जीन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, इनके अंदर कितने टाइप के फिनोटाइप पॉसिबल होंगे। तो अपन अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इनके अंदर अपन कर्नल कलर इन वीट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और स्किन कलर जो अपना ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट रहता है इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कर्नल कलर इन द वीट के बारे में बात करें तो जो इनका कर्नल कलर है वो रेगुलेट होता है फ्रॉम द 2 जीन्स। तो जितने ज़्यादा जीन्स डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे उतना ज़्यादा ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट को शो करेंगे। अगर एक 0 प्रेजेंट रहेंगे तो वाइट शो करेंगे, अगर एक डोमिनेंट प्रेजेंट रहा तो लाइट रेड कलर शो करेंगे, अगर 2 प्रेजेंट रहे तो इंटर रेड, और अगर 3 प्रेजेंट रहे तो डार्क रेड, और अगर 4 प्रेजेंट रहे तो अपना ये प्योर रेड कलर को शो करेंगे। तो जो इसका अपना फिनोटाइपिक रेशियो है वो आ जाता है अपना 1:4:6:4:1। अब अपन बात करते हैं अपना ह्यूमन स्किन कलर। ये रेगुलेटेड होता है फ्रॉम द 3 जीन। ये एक्सप्लेन कर रहा था अपने डेवरपोर्ट, और डेवरपोर्ट के एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये एक्सप्लेन किया गया था। तो इनके अंदर 3 जीन प्रेजेंट रहते हैं जो कि रेगुलेट करता है। तो अगर 0 डोमिनेंट अलील प्रेजेंट रहेंगे तो वाइट कलर होगा, और अगर एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट रहा तो वाइट वेरी फेयर कलर रहेगा, अगर 2 प्रेजेंट रहे तो फेयर रहेगा, और 3 प्रेजेंट रहे तो अपने इंटरमीडिएट कलर रहेगा, 4 प्रेजेंट रहे तो डार्क रहेगा, और 5 प्रेजेंट रहे तो वेरी डार्क रहेगा, और 6 प्रेजेंट रहे तो ब्लैक रहेगा। तो इसका जो ग्राफ है वो एज सच ऐसा फॉर्म होता है, यानी कि अपना ब्लैक, वेरी ब्लैक, डार्क, मीडियम, फेयर, वेरी फेयर और वाइट। तो कितने पॉलीजीन्स प्रेजेंट रहते हैं तो कितने फिनोटाइप पॉसिबल होते हैं। तो अगर एक पॉलीजीन प्रेजेंट रहेगा तो कितने टाइप के फिनोटाइप पॉसिबल होंगे ये अपन निकाल सकते हैं फ्रॉम दी 2n+1 रूल से। तो 3 फिनोटाइप पॉसिबल होंगे, अगर 3 प्रेजेंट रहेंगे तो 7 फिनोटाइप पॉसिबल होंगे, और अगर 2 प्रेजेंट रहेंगे तो 5 फिनोटाइप पॉसिबल होंगे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी अपनी सतन एंड बोवेरी ने। तो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कब आई थी, तो 1902 में अपना क्रोमोसोमल मूवमेंट ऑब्जर्व हुआ था इन द मियोसिस प्रोसेस के अंदर ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द माइक्रोस्कोपी। तो जो न्यूक्लियस रहता है वो डबल होता है और डिवाइड होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, और डिवाइड होने वाला पार्ट कौन सा रहता है वो रहता है अपना क्रोमोसोम। तो इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली फाउंड आउट करा वेरी क्लोज सिमिलरिटी बिटवीन द ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडिटरी ट्रेट, यानी जो अपना जीन और क्रोमोसोम के बीचों में इन्होंने बहुत सिमिलरिटी देखी, जिसका इन्होंने बोला कि जो क्रोमोसोम रहता है वो 1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पास आउट होता है थ्रू द मीडियम जो रहता है अपना गैमेट। तो इन दोनों में जीन और क्रोमोसोम में क्या क्या सिमिलरिटीज थी तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो दोनों ऑकर होते थे पेयर्स के अंदर, यानी डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर ऑकर होते थे, बोथ सेग्रीगेट होते थे एट अ टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। और जो गैमेट रहता है वो कंटेन करता है 1 ऑफ द पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम और ऑल्सो 1 ऑफ द अलील ऑफ अ ट्रेट, ठीक है। और दोनों ही रीस्टोर हो जाते हैं इन देयर डिप्लॉयड कंडीशन इन द प्रोजेनी और द अपना जाइगोट के अंदर। दोनों ही अपनी रिटेन करते हैं आइडेंटिटी, नंबर, स्ट्रक्चर, इंडिविजुअलिटी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द इंडिविजुअल। यानी कि 46 से कभी भी 48 क्रोमोसोम नहीं होंगे, यानी 46 से कभी डबल नहीं होंगे, 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे अपने ह्यूमंस के अंदर लाइफ टाइम। और जो क्रोमोसोम और जीन दोनों ही फॉलो करते हैं अपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। तो जो अपना क्रोमोसोम और जीन रहता है ये दोनों शो करते हैं अपना, दोनों लॉ को फॉलो करते हैं,
ठीक है, तो जो अपने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ये क्या बोलती है, ये बोलती है जो क्रोमोसोम रहते हैं वो डिवाइड करते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन और पास आउट होते हैं फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक इनहेरिटेंस। तो ये एक्सप्लेन करता है अपने को मेंडल प्रिंसिपल बाय द यूज ऑफ क्रोमोसोम मूवमेंट। तो जो अपने सटन एंड बोवेरी थे, इन दोनों ने यूनाइट कर दिया अपनी नॉलेज को, यानी जो जीन और क्रोमोसोम दोनों की नॉलेज है, अपने मेंडेलियन एक्सप्रेशन वगैरह की नॉलेज को यूनाइट करके क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे फॉलो होता है, तो अपन बात करते हैं एग्जाम्पल के तरीके से। तो जो अपना जैसे डिप्लॉयड कंडीशन है यानी 2n = 4 रहा, तो अगर ये एनाफेज के अंदर डिवाइड हुआ, ठीक है, तो ये सेग्रीगेट हो जाएगा और आपस में टूट जाएगा और एनाफेज 2 के अंदर ये रिटेन करेंगे अपनी आइडेंटिटी, जब आपस में लास्ट फेज में ये अपनी आइडेंटिटी रिटेन करेंगे। ऐसे अपन क्रोमोसोमल एक्सप्लेनेशन बात करें अपनी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में, तो इनके तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। यानी कि अगर अपन एग्जांपल के तौर पे बात करें, कैपिटल वाई ले, एक स्मॉल वाई ले और एक कैपिटल आर ले और एक स्मॉल आर ले, तो एक जगह कैपिटल वाई और कैपिटल आर चले जाए, एक जगह स्मॉल वाई स्मॉल आर चले जाए, या फिर एक जगह कैपिटल वाई स्मॉल आर चले जाए और एक जगह कैपिटल आर और स्मॉल वाई चले जाए। तो ये एनाफेज 1 में डिवाइड हो जाएंगे और एनाफेज 2 के अंदर ये वाई आर स्मॉल और स्मॉल वाई आर में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि ये जो फॉलो करेंगे अपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। अब अपन बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बारे में बात करें, तो जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिए थे अपने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस में, वो दिए थे थॉमस हंट मॉर्गन ने। इस वजह से इनको फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो इनका एक्सपेरिमेंटल मॉडल क्या था, वो था ड्रोसोफिला मेलेंजेस्टर। इस ड्रोसोफिला मेलेंजेस्टर को अपन मैंगो फ्लाई, जैकपॉट ऑफ द जेनेटिक्स, फ्रूट फ्लाई, बनाना फ्लाई भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट रहती है ऑन द ओवर राइपेंड और रोटिंग फ्रूट्स के ऊपर प्रेजेंट रहती है और ये फीड होती है अपॉन द ई सेल प्रेजेंट ओवर द ओवर राइपेंड फ्रूट सरफेस। तो रीजन क्या था सेलेक्टिंग फॉर द ड्रोसोफिला मेलेंजेस्टर, क्योंकि जो इनका साइज रहता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल रहता है, अपन इजीली इनको ग्रोन कर सकते हैं ऑन द सिंपल सिंथेटिक मीडियम के ऊपर, यानी लैब की कंडीशन के अंदर अपन ड्रोसोफिला मेलेंजेस्टर को ग्रो कर सकते हैं। जो इनकी ब्रीडिंग रहती है वो भी इनएक्सपेंसिव रहती है और कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर, और जो इनका शॉर्ट लाइफ स्पैन रहता है यानी ये 2 वीक तक जिंदा रहती हैं और इजीली स्टडी कर सकते हैं इनको अपन। जो इनका सिंगल मेटिंग होती है तो ये प्रोड्यूस कर सकती है अपने हंड्रेड्स ऑफ दी ऑफस्प्रिंग को, और जो अपनी ड्रोसोफिला मेलेंजेस्टर रहती है ये टेम्परेरली इनएक्टिवेटेड हो सकती है बाय द यूज ऑफ एथर। इनके अंदर जो मेल और फीमेल रहते हैं वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल रहते हैं, यानी कि जो मेल रहता है वो स्मॉल रहता है और जो अपनी फीमेल रहती है वो लार्ज रहती है। इनके अंदर स्मॉल नंबर ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, यानी इनका जो क्रोमोसोमल नंबर रहता है यानी डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर वो 8 रहता है, यानी इनके अंदर 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। तो ये चारों क्रोमोसोम अलग अलग तरीके के दिखते हैं, इस वजह से ये आसान है अपने को स्टडी करना, और सबसे अच्छी बात ये माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी कर सकते हैं। तो मॉर्गन का कंट्रीब्यूशन क्या था, तो मॉर्गन को अपन फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोलते हैं, इनको फ्लाईमैन ऑफ द जेनेटिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने वर्क करा था अपनी फ्रूट फ्लाई के ऊपर। ये एक अमेरिकन जेनेटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज में मिल चुका है। इन्होंने डिस्कवर करा था क्रॉसिंग ओवर को, लिंकेज को, सेक्स लिंकेज को, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को और लिंकेज मैप को। इन्होंने ही टर्म दी थी अपनी क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज की। जो जैम्पसन थे इन्होंने अपनी डिस्कवर करा था या फिर इन्होंने ऑब्जर्व करा था अपनी चियास्मा कंडीशन, जो कि डिप्लोटीन स्टेज के अंदर फॉर्म्ड होती है। लिंकेज पहली बार सीन करा था अपने बैक्सन और पुनेट ने इन द स्वीट पी, इसको इन्होंने नाम दिया था कपलिंग एंड द रिपल्शन प्रोसेस। जो मॉर्गन और कासल थे इन्होंने थ्योरी ऑफ द लिंकेज दी थी इन हिज बुक जिसका नाम है थ्योरी ऑफ जीन। जो अपने मॉर्गन के कुछ स्टूडेंट भी काम कर रहे थे अंदर, जिनको अपन प्राउड स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं, तो इन्होंने क्या करा था, जो अल्फ्रेड स्टुअर्ट थे इन्होंने पहला मैप क्रिएट करा था, यानी लिंकेज मैप क्रिएट करा था ऑन ड्रोसोफिला।
अब अपन बात करते हैं लिंकेज की। तो लिंकेज एक फिजिकल एसोसिएशन रहता है बिटवीन द जीन्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम। तो इनके अंदर लिंक्ड जीन भी हो सकते हैं, अनलिंक्ड भी जीन हो सकते हैं। जो लिंक्ड जीन रहते हैं वो जीन प्रेजेंट रहता है ऑन द सेम क्रोमोसोम और इनके पास टेंडेंसी रहती है ये आपस में जुड़े रहे और इनहेरिटेड एक साथ हो सके। ये एक्सेप्शन रहते हैं अपने, जो लिंक्ड जीन रहते हैं वो एक्सेप्शन रहते हैं अपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के। जो अनलिंक्ड जीन रहते हैं ये जीन प्रेजेंट रहते हैं ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम और ये फॉलो करते हैं अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि ये आसानी से सेपरेट या असॉर्ट हो सकते हैं। तो लिंक जीन के अंदर एक टाइटली लिंक जीन होते हैं और एक लूजली लिंक जीन होते हैं। तो जैसा मैंने बताया, जो फर्स्ट सीन हुआ था अपना लिंक जीन, वो सीन करा था अपने बैटसन और पुनेट ने इन द स्वीट पी। इनको इन्होंने नाम दिया था कपलिंग एंड द रिपल्शन। तो जो अपने लिंक जीन की डिस्कवरी जाती है अपने थॉमस हंट मॉर्गन को, इन्होंने डिस्कवर करा था इन द ड्रोसोफिला मेलेंजेस्टर। टर्म लिंकेज दी थी अपनी मॉर्गन ने और थ्योरी ऑफ लिंकेज दी थी अपनी मॉर्गन एंड कासल ने। तो ये अपना सिंपली स्वीट पी का एग्जाम्पल है। अगर स्वीट पी अगर लिंक जीन के अंदर प्रेजेंट रहेगी तो अपने जैसा मेंडेलियन के अंदर पड़ा, जो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट रहते हैं ये 50-50% रहते हैं, जबकि लिंक जीन के अंदर जो अपना पेरेंटल रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू रिकॉम्बिनेंट। अब अपन बात करते हैं थ्योरी ऑफ द लिंकेज के बारे में। तो ये बोलती है जीन प्रेजेंट ऑन द स्पेसिफिक क्रोमोसोम और जीन ऑन सेम क्रोमोसोम शो लिंकेज कैन बी सेपरेटेड बाय द क्रॉसिंग ओवर। तो जितनी ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी और जितनी ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी उतना कम स्ट्रेंथ रहेगी अपनी लिंकेज की। तो लिंकेज ग्रुप क्या होते हैं? तो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इक्वल्स टू नंबर ऑफ द होमोलोगस पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये अपने होमोलोगस पेयर रहते हैं क्रोमोसोम के या हैप्लॉइड सेट रहते हैं क्रोमोसोम के। यानी कि जैसे अपन पी की बात करें तो इनका डिप्लॉइड कंडीशन के अंदर 14 रहते हैं, जबकि हैप्लॉइड कंडीशन के अंदर 7 रहते हैं। यानी जितने नंबर ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे उतने ही अपने होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि 7 इसका भी हो जाएगा। तो अपन बात करें ह्यूमन के अंदर 46 होते हैं तो 23 हो जाएंगे। तो अपन मेल की बात करें और फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर अपने 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी इनके अंदर टोटल 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम मिलते हैं। जबकि अपना मेल के अंदर 44 प्लस XY होता है, यानी कि इनके अंदर 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक एक्स होता है एक वाई होता है। तो इनके अंदर टोटल 24 पेयर्स ऑफ लिंक्ड जीन मिलते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ जीन इन द क्रोमोसोम के ऊपर बात करें तो इनके अंदर 2 टाइप की अरेंजमेंट मिलती है, एक सिस अरेंजमेंट होती है, एक ट्रांस अरेंजमेंट होती है। जो सिस अरेंजमेंट रहती है इनके अंदर डोमिनेंट जो अलील रहते हैं वो एक तरफ प्रेजेंट रहते हैं और जो रेसेसिव अलील हैं वो एक तरफ प्रेजेंट रहते हैं। ये एक तरीके का ओरिजिनल अरेंजमेंट रहता है। तो इनके वजह से 2 टाइप के गैमेट बनते हैं, एक सिंपली अपना डोमिनेंट वाला A और B बनता है और एक रेसेसिव वाला अपना स्मॉल a और स्मॉल b बनता है। और ट्रांस अरेंजमेंट की बात करें तो ट्रांस अरेंजमेंट के ऊपर एक तरीके का डोमिनेंट A डोमिनेंट प्रेजेंट रहेगा और एक रेसेसिव प्रेजेंट रहेगा और दूसरी साइड भी एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव प्रेजेंट रहेगा। ये कोई भी ओरिजिनल अरेंजमेंट नहीं रहता, ये फॉर्म्ड होता है ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर। इनके थ्रू 2 टाइप्स के अपने गैमेट फॉर्म होंगे, एक कैपिटल A स्मॉल b फॉर्म होगा और एक स्मॉल a कैपिटल B फॉर्म होगा। तो क्रॉसिंग ओवर की अपन बात करें तो क्रॉसिंग ओवर अपने 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ में होगी। ये एक बाइवेलेंट कंडीशन बनाती है। तो बाइवेलेंट कंडीशन के बाद इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होगी, यानी कि एक पैकेटिन स्टेज के अंदर होती है क्रॉसिंग ओवर, जो कि एक टेट्राड कंडीशन बनाती है। फिर क्रॉसिंग ओवर के बाद अपनी एक डिप्लोटिन स्टेज के अंदर चियास्मा का फॉर्मेशन होता है, यानी कि मटेरियल का एक्सचेंज होने लग जाता है। तो कितनी टाइप्स की क्रॉसिंग ओवर होती है? एक सिंगल क्रॉसिंग ओवर होती है जहां से केवल सिंगल साइड से अपना मटेरियल का एक्सचेंज होता है। एक डबल क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी कि 2 साइड से अपना मटेरियल का एक्सचेंज होता है। और मल्टीपल यानी कि बहुत सारी साइड से अपना क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज के बारे में। तो एक अनलिंक्ड जीन होता है और एक लिंक्ड जीन होता है। तो अनलिंक्ड जीन की बात करें तो ये स्वीट पी के अंदर प्रेजेंट रहेगा, यानी कि जो जीन रहते हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। तो इनके अंदर जो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन रहता है वो 50-50% बनता है, यानी इक्वल प्रोपोर्शन रहता है अपना पेरेंट और रिकॉम्बिनेंट का। जो अपना लिंक जीन रहता है इनके अंदर जो अपने अलील रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो इनके अंदर कोई भी क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं होती, वो भी अपने टाइटली लिंक्ड जीन के अंदर। तो इनके अंदर पूरे 100% पेरेंटल टाइप बनेंगे, कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा।
और अपन अब बात करें इनकम्प्लीटली लूजली लिंक्ड जीन की बात करें तो इनके अंदर कुछ कंडीशन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी ना के बराबर क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी थोड़ी सी क्रॉसिंग ओवर होती है। तो इसके अंदर क्या रहता है, पेरेंटल फिर भी ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस कितने रहते हैं, वो केवल और केवल 50% रहते हैं, भले वो अनलिंक्ड जीन रहे या फिर लिंक्ड जीन रहे। तो अपन बात करते हैं अब कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में। तो कंप्लीट लिंकेज के अंदर जीन्स प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट, तो कंप्लीट लिंकेज के अंदर जो जीन्स रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं ऑन द सेम क्रोमोसोम, और वो भी बहुत क्लोज प्रेजेंट रहते हैं ताकि इनके अंदर कोई भी क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ना बचें। तो इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होती है। इनके अंदर केवल और केवल पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन बनते हैं, कोई भी रिकॉम्बिनेट्स नहीं बनते। इनके अंदर केवल 2 टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ये बहुत ही रेयरली फाउंड आउट होते हैं अपने कंप्लीट लिंकेज। इसके एग्जाम्पल अपना मेल ड्रोसोफिला या फिर फीमेल सिल्कवॉर्म। अब अपन बात करते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज की। तो इनके अंदर जीन्स जो प्रेजेंट रहते हैं एट अ डिस्टेंस प्रेजेंट रहते हैं ऑन अ सेम क्रोमोसोम। जैसे अपन इनकम्प्लीटली लिंक जीन के अंदर देख पा रहे हैं कुछ डिस्टेंस के अंदर प्रेजेंट है, जिस कारण क्रॉसिंग ओवर थोड़ी सी हो पाती है, जिस कारण जो पेरेंट और रिकॉम्बिनेंट है वो दोनों बनते हैं, बट जो पेरेंट की प्रोपोर्शन रहता है वो ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू रिकॉम्बिनेंट। तो इनके अंदर टोटल 4 टाइप्स ऑफ द गैमेट बनते हैं इन द अनइक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं बनते, अनइक्वल प्रोपोर्शन में बनते हैं। ये बहुत ही कॉमन होता है। तो ठीक है, इसका एग्जाम्पल अपना मोस्ट ऑफ द ट्री ऑर्गेनिज्म। अब अपन बात करते हैं मॉर्गन की डायहाइब्रिड क्रॉस की, जो कि इन्होंने ड्रोसोफिला पे परफॉर्म करी थी। तो इन्होंने कौन से 3 कैरेक्टर्स लिए थे, इन्होंने लिए थे एक बॉडी कलर लिया था ड्रोसोफिला का, आई कलर लिया था और विंग का साइज लिया था। जो आई कलर रहता है उसके अंदर इन्होंने ब्राउन और येलो लिया था। जो ब्राउन रहता है वो डोमिनेंट फॉर्म रहता है। इसको जो अपन ने मॉर्गन ने करा था वो जो डोमिनेंट रहता है उसके अंदर इन्होंने प्लस फॉर्म के अंदर उसको रिप्रेजेंट करा था। और जो इनका आई कलर रहता है उनके अंदर रेड डोमिनेंट रहता है, व्हाइट रेसेसिव रहता है, और जो विंग साइज है इनके अंदर नॉर्मल अपना डोमिनेंट रहता है और मिनिएचर अपना रेसेसिव रहता है। तो ये जितने भी जीन्स हैं ये लाई करते हैं ऑन द एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम पे कुछ भी लाई नहीं करते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो मॉर्गन ने परफॉर्म करा था वो करा था बिटवीन द बॉडी कलर एंड द आई कलर। जो दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था मॉर्गन ने वो करा था बिटवीन द आई कलर एंड द विंग साइज। और जो तीसरा एक्सपेरिमेंट करा था मॉर्गन ने बिटवीन द बॉडी कलर एंड द विंग साइज। तो अपन सबसे पहले मॉर्गन के सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की बात करें तो उन्होंने बॉडी कलर और आई कलर के बीच में करा था। इन्होंने ली थी एक होमो रेसेसिव फीमेल और एक होमोजाइगस मेल यानी डोमिनेंट मेल लिया था। तो इन्होंने जब क्रॉसिंग ओवर कराई और गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तो जो फीमेल ऑब्टेन्ड हुई फ्रॉम दी F1 जनरेशन वो थी ब्राउन बॉडी रेड आइड फीमेल, और जो मेल ऑब्टेन्ड हुआ वो येलो बॉडी व्हाइट आइड मेल ऑब्टेन्ड हुए। जब इन दोनों के आपस में सेल्फिंग कराई तो इन्होंने देखा जो पेरेंटल प्रोपोर्शन था वो 98.7% था, जबकि रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज था अपना 1.3%। तो जब इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट करा, दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस किस के बीच में करा, वो आई कलर और अपना विंग साइज के बीच में करा। तो इन्होंने आखिरी के एक्सपेरिमेंट में कंक्लूजन देखा कि जो पेरेंटल थे वो 62.8% थे और जो रिकॉम्बिनेंट थे वो 37.2% बने। तो इन्होंने जो तीसरा एक्सपेरिमेंट करा वो बिटवीन द अपना विंग साइज एंड द बॉडी कलर के बीच में करा। तो इन्होंने देखा जो पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन बने वो 61.5 बने, जबकि अपने जो रिकॉम्बिनेंट है वो 38.5% बने। तो मॉर्गन का आखिरी में जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला, द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इज हायर बिटवीन द अपना बॉडी कलर वाला जीन और आई कलर वाला जीन, जबकि अपने इतने आई कलर और मिनिएचर साइज वाले जीन में नहीं था। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी परसेंटेज और क्रॉसिंग ओवर वॉल्यूम क्या होता है, तो नंबर ऑफ द रिकॉम्बिनेंट्स फॉर्म्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ द प्रोजेनी मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से अपन परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं जो रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है अपने क्रॉसिंग ओवर के, और क्रॉसिंग ओवर अपनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है डिस्टेंस बिटवीन द जीन, यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतनी ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं अपने क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या लिंकेज को, तो अपन एक एक करके इनको डील करेंगे। तो सबसे पहले अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए अपने जीन्स के बीच में तो क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज होगा, जिस कारण अपनी जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज होगी, और डिक्रीज होगा अपना लिंकेज क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर अपन pH को या टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज होगी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, बट लिंकेज डिक्रीज होगा। अगर अपन किसी भी जीन को एक्सपोजर दें एक्सरेज का तो जो अपना क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगी,
अपना रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी बट अपना लिंकेज डिक्रीज होगा। अगर एज की बात करें, अगर उनकी एज बढ़ती रहेगी तो क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, जबकि अपना जो लिंकेज है वो इंक्रीज होगा। सेक्स की बात करें तो मेल्स के अंदर ये डिक्रीज होते हैं और लिंकेज इंक्रीज होता है, जबकि फीमेल्स के अंदर ये इंक्रीज होंगे और लिंकेज डिक्रीज होगा। तो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है? ये मैक्सिमम रहती है 50% और ये कभी भी 50% से रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं होती है। अब अपन बात करते हैं जीन मैप या लिंकेज मैप की। तो ये फर्स्ट जीन मैप किसने बनाया था? ये अल्फ्रेड स्टुअर्ट ने बनाया था, जो कि एक मॉर्गन के स्टूडेंट थे। इन्होंने ड्रोसोफिला जीन मैप बनाया था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक लीनियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा अपने सीक्वेंस का और रिलेट करा अपने डिस्टेंस बिटवीन द जीन ऑन द क्रोमोसोम। इन्होंने यूज करा रिलेशन बिटवीन द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड द डिस्टेंस बिटवीन द जीन। तो इन्होंने 1% रीफ्रीक्वेंसी को 1 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस का नाम दिया। तो जैसा अपन ने बताया कि जो अपना बॉडी और आई कलर के बीच में जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बनी थी वो 1.5 हुई, तो 1.5 सेंटीमॉर्गन इनका डिस्टेंस हो गया। और जो अपनी सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर अपन ने पढ़ा था, जो आई कलर और मिनिएचर वाला फॉर्म है, उनके अंदर जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी थी वो थी 37.2%, तो 37.2 सेंटीमॉर्गन इनका डिस्टेंस हो गया। और जो अपन ने लास्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उनके अंदर जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी थी वो 38.5% थी, तो यानी इनके बीच में डिस्टेंस हो गया 38.5 सेंटीमॉर्गन। अब अपन बात करते हैं सेक्स लिंकेज की। तो सेक्स लिंकेज अपने मॉर्गन ने बताया था। सेक्स लिंकेज होता क्या है? ये जीन प्रेजेंट रहता है ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, इस वजह से अपन इसको सेक्स लिंक जीन बोलते हैं और इस फिनोमेना को अपन सेक्स लिंकेज बोलते हैं। तो डिस्क इन द आई कलर ऑफ द ड्रोसोफिला मेलेंजेटर, इसको थ्रू अपन ने सेक्स लिंकेज देखेंगे। तो इन्होंने क्या करा, पहली क्रॉस करवाई रेड आई फीमेल और व्हाइट आई मेल के बीच में। तो इन्होंने ऑब्जर्व क्या करा, एक व्हाइट आइड मेल ऑब्जर्व हुआ। तो ये कहां से आया, ये मॉर्गन के लिए एक मिस्ट्री बन चुकी थी, जबकि रेड आई डोमिनेंट होता है ओवर द व्हाइट आई। फिर इन्होंने दूसरा क्रॉस कराया बिटवीन द टेस्ट क्रॉस। तो इन्होंने क्या लिया, इन्होंने एक फीमेल ली जो कि डोमिनेंट थी और व्हाइट आइड मेल के साथ इनका क्रॉस कराया। तो इनका कंक्लूजन क्या निकला, एक व्हाइट फीमेल ऑब्टेन हुई। तो जो व्हाइट आई कलर था वो केवल और केवल एक सेक्स के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं था, ये दोनों के अंदर ऑब्टेन हो रहा था, अपने मेल और फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर ऑब्टेन हो रहा था। फिर इन्होंने एक रेसिप्रोकल क्रॉस कराई, यानी क्रॉस थर्ड में रेसिप्रोकल क्रॉस कराई। इन्होंने क्या देखा, सेक्स लिंकेज इज एन एक्सेप्शन टू द मेंडेलियन रेसिप्रोकल क्रॉस। तो जब इन्होंने सेल्फिंग कराई F1 जनरेशन की, तो उन्होंने ऑब्टेन हुआ 50% अपने फीमेल बन रहे और 50% अपने मेल बन रहे, वो भी वाइट आई। तो इन्होंने पहला जो अपने पेरेंटल कंडीशन थी तो उनके अंदर फीमेल वाइट ली थी और मेल रेड लिए थे। तो जो F1 जनरेशन के अंदर पता नहीं फीमेल अपनी रेड हो गई और वाइट अपने मेल हो गए, जबकि F2 जनरेशन के अंदर जो फीमेल है वो वाइट हो चुकी थी और अपने रेड हो गए थे मेल। इसी को इन्होंने नाम दिया क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो टाइप्स ऑफ द सेक्स लिंकेज की अपन बात करें तो इनके अंदर एक्स लिंक जीन होता है और एक वाई लिंक जीन होते हैं। तो जो एक्स लिंक जीन रहते हैं वो फाउंड होते हैं इन बोथ मेल एंड फीमेल और ये इनहेरिटेड होते हैं इन बोथ मेल एंड फीमेल। जैसे अपना आई कलर इन द ड्रोसोफिला हो गया, हीमोफीलिया हो गया और कलर ब्लाइंडनेस हो गई। तो अपना जो वाई लिंक जीन रहता है ये केवल और केवल मिलता है अपने मेल्स के अंदर, ये कभी भी फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता। ये इनहेरिटेड होता है थ्रू द मेल्स ओनली, यानी ग्रैंडफादर से फादर और फादर से सन ही जाएगा, कभी भी फीमेल्स के अंदर ये नहीं मिलेगा अपना वाई लिंक जीन। तो इसके एग्जाम्पल अपना हाइपर ट्राइकियम जो कि प्रेजेंस रहता है हेयर का ऑन द ईयर पिन्ना, और दूसरा रहता है अपना SRY यानी सिक्रीशन ऑफ द रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम जो कि टेस्टिस रिटर्न फैक्टिस के अंदर कन्वर्ट होता है। तो टाइप्स ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द सेक्स लिंकेज की अपन बात करें तो इनके अंदर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की अपन बात करें ऑफ द सेक्स लिंक क्रोमोसोम, तो इनके अंदर क्रिस क्रॉस होता है, एक नॉन क्रिस क्रॉस होता है। तो क्रिस क्रॉस यानी कि अपना जो एक डायगैमिक होता है यानी ग्रैंडफादर से डॉटर, डॉटर से अपना वापस ग्रैंड सन, और एक डायएंड्रेमिक होता है यानी कि ग्रैंड मदर से सन और सन से डॉटर। तो नॉन क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के अंदर अपने दो होते हैं, एक हॉलोजेनिक होता है, एक होलोगाइनिक होता है। हॉलोजेनिक केवल ग्रैंडफादर से फादर, फादर से सन, और होलोगाइनिक यानी ग्रैंड मदर से मदर, मदर से डॉटर। तो इनके अंदर एक सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर रहता है, एक सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर रहते हैं। तो जो सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर रहते हैं ये जीन्स प्रेजेंट रहते हैं ऑन द ऑटोसोम, इनके अंदर जीन्स प्रेजेंट रहते हैं ऑन द बोथ मेल एंड द फीमेल। इनका जो एक्सप्रेशन रहता है इज लिमिटेड टू ओनली वन ऑफ दिस सेक्स।
तो इसका एग्जाम्पल है अपना मेमोरी ग्लैंड इन द फीमेल, बियर्ड इन द मेल एंड डीप वॉइस इन द मेल और एंटलियर्स इन द डियर। और जो सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर रहते हैं ये भी ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, इनके भी जीन प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। ये एक्सप्रेस हो सकते हैं इन बोथ बट मोर इन वन सेक्स कैन बी सीन ओनली। तो इसका जो फर्स्ट रहता है वो पैटर्ड बाल्डनेस रहती है, यानी कि गज्जापन एक इसी का कारण है, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर का। सो गाइज, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड द जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैंने पढ़ाए हुए हैं, तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए हैं। सो गाइज, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।